हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 6 की, जिसका नाम है परीक्षण, मापन और मूल्यांकन। तो इस चैप्टर में आपको परीक्षण, मापन, मूल्यांकन के बारे में बता रखा है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता रखा है और बहुत सारे टॉपिक आपको इस चैप्टर में बता रखे हैं जहाँ पर परीक्षण, मापन और मूल्यांकन यूज हो रहा होता है। समझ आ रहा है। इस चैप्टर को डिटेल में करेंगे, हर एक टॉपिक को कवर हम कर रहे होंगे। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 11th ESP। तो आप ज्वाइन कर सकते हो और कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। तो सबसे पहले टॉपिक की हम बात करते हैं, जिसका नाम क्या है? परीक्षण, मापन और मूल्यांकन का अर्थ क्या है। भाई चैप्टर का नाम आपको पता यही है, तो इसका मीनिंग तो आपको पता होना चाहिए। विदाउट इसका मीनिंग जाना आपको चैप्टर समझ ही नहीं आएगा। तो परीक्षण, मापन, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? देखो, अगर परीक्षण की बात करता हूँ तो परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट। और टेस्ट वर्ड से आप पहले से ही आप जानते हो उसको। तो टेस्ट का मतलब क्या हो गया भाई? जिसमें हम व्यक्ति की क्षमताओं को परखने के लिए कोई सवाल दे देते हैं। अगर स्कूल की बात हो रही है, हम बच्चे की एकेडमिक्स को जानना चाहते हैं, कितना अच्छा है वो, तो हम सवाल देते हैं, है ना। अगर हमें किसी की फिजिकल फिटनेस को जांचना है ना, या हमें उसका स्टेमिना जांचना है, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए उसको कोई गतिविधि दे देंगे, कोई एक्टिविटी दे देंगे। तो वही ध्यान रखना है। तो टेस्ट का मतलब क्या होगा? किसी व्यक्ति की क्षमताओं को जानने के लिए, परखने के लिए हम क्या करते हैं? कोई एक्टिविटीज दे देते हैं या कोई सवाल दिए जाते हैं, तो परीक्षण हो जाता है। समझ आ गया। उसके बाद मापन, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो मापन का मतलब क्या है? किसी चीज को हमें मापना है। अब किसी चीज को क्या कर रहे हैं हम? संख्या या मानक के आधार पर हम नाप रहे हैं। जैसे लंबाई को हम नापते हैं, वजन को हम नापते हैं, दूरी को हम नापते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं? किसी चीज को किसी संख्या के अकॉर्डिंग मेजर कर रहे हैं, या हम किसी मानक के आधार पर, जैसे सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, इस आधार पर हम क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। समझ आ रहा है। आगे चले। उसके बाद मूल्यांकन। अब देखो, टेस्ट हुआ, मेजरमेंट हो गया, उसके बाद इवेल्युएशन भी तो होगा कि भाई जो टेस्ट दिया है, क्या वो एक्चुअली में उसने उस टेस्ट में कैसा प्रदर्शन करा है, परफॉर्म करा है, तो उससे पता चलता है। तो मूल्यांकन बेसिकली क्या है? प्रदर्शन या काम का विश्लेषण करना है। बेसिकली मैं बात करूं, पर मूल्यांकन का मतलब क्या है? किसी किसी के प्रदर्शन या काम का विश्लेषण करना और ये देखना है कि उसने कितना अच्छा किया है, ये कितने सुधार की जरूरत है ना। जैसे कि एग्जाम में आप दे के आते हो, आपके मार्क्स कम आते हैं, तो आपका टीचर आपको बताता है कि यहाँ यहाँ पर सुधार की जरूरत है। अगर आपको फिजिकल फिटनेस है, किसी गेम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपका जो कोच है वो आपको क्या करता है? लगातार तैयार कर रहा होता है, वो आपसे टेस्ट ले रहा होता है ना। आप उसमें मान लो अच्छे से नहीं कर परफॉर्म कर पाए, तो आपको बताता है कि यहाँ यहाँ पे आपको सुधार की जरूरत है। तो हो कैसे पा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ इवेल्युएशन, यानी कि मूल्यांकन की वजह से वो हो पा रहा है। समझ रहे हो। आगे चलें, अगले टॉपिक की बात करें। तो परीक्षण, मापन, मूल्यांकन का मतलब समझ आ गया। अब इसकी इंपॉर्टेंस की हम बात करेंगे कि भाई खेलों में जो परीक्षण है, मापन है और मूल्यांकन है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। समझ रहे हो। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस आएगी वो है उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए। अगर आपको किसी भी चीज के लिए पर्पस डिसाइड करना है, क्या बोला मैंने? पर्पस डिसाइड करना है, तो वहां पर आपको परीक्षण, मापन, मूल्यांकन से गुजरना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप जो है यहाँ पर किसी भी गेम का या कोई भी आप चीज कर रहे हो, उसका आप पर्पस डिसाइड नहीं कर पाओगे। अब ऐसा क्यों? देखो, अगर मान लो कि आपको, आपकी पूरी टीम जो है किसी टूर्नामेंट की तैयारी कर रही है ना। अब उस टूर्नामेंट पे मान लो आप, वो टूर्नामेंट भी किस चीज का है? मान लो रनिंग का है ना। कोई रेस होने वाली है। अब उस रनिंग में कौन सी होने वाली है? 400 मीटर की होने वाली है। ठीक है, 400 मीटर की होने वाली है। जस्ट आप ये मान लो, अब 400 मीटर की रनिंग के लिए सबको तैयार होना पड़ेगा। तो अब टाइम तुम्हारे पास बहुत है, लगभग मान लो 1 महीना है। तो यहाँ पर क्या होगा? वो पर्पस डिसाइड करेंगे। पहले सब पूरी टीम जो है 100 मीटर के लिए तैयार होगी, है ना। 100 मीटर के लिए तैयार होगी, फिर 200 मीटर के लिए तैयार होगी, तो ऐसे कर करके वो 400 मीटर पर पहुंचेगी। सीधी सी बात है। अब 100 से 400 डायरेक्ट नहीं पहुंचे, पहले वो 100 मीटर, फिर 200 मीटर, फिर 300, फिर 400 मीटर तक पहुंचे वो। तब जाके वो 400 मीटर की रेस कवर कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों? अब क्योंकि जब 100 मीटर कवर करा ना, तो उसका टाइम नोट करा होगा, है ना। तो 100 मीटर से 200 मीटर पे जाने के लिए क्या क्या सुधार की जरूरत है, ठीक है, क्या हमें डाइट लेनी चाहिए, तो ये कब आएगा? ये कैसे पता चलेगा? जब हम ढंग से क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे, है ना। मापेंगे कि भाई हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, इवेल्युएट करेंगे कि कहाँ पे नीड की जरूरत है। तो बिना इन तीनों के जो है हम डिसाइड नहीं कर सकते पर्पस, कि अपना पर्पस क्या है, कि हमें 400 मीटर तक जाना है, तो हमें क्या क्या पहले करना पड़ेगा। तो ये पर्पस हो गया, है ना।
तो पर्पस को डिसाइड करने के लिए परीक्षण, माप और मूल्यांकन जरूरी होता है, गुजरना पड़ता है इस प्रक्रिया से। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंस है वो क्या है, अगर हमें खिलाड़ियों की क्षमता जाननी है तो भी जो है परीक्षण, मापन, मूल्यांकन बहुत जरूरी होता है। ध्यान रखना, किसी की एबिलिटी कैसे जान लोगे आप? अगर मैं पूछूं, तुमको टास्क दे दूं कि भाई कि ए पर्सन है, उसकी एबिलिटी बता दो, उसकी क्षमता बता दो क्या है, तो आप कुछ ना कुछ तो करोगे उसकी क्षमताओं को जानने के लिए, कुछ ना कुछ तो आप परखोगे उसकी क्षमता को जानने के लिए। तो वही चीज क्या करोगे आप, जो भी चीज करोगे वो टेस्ट के अंदर ही आ जाएगा, परीक्षण के अंदर ही आ जाएगा वो। तो ये बात है। तो परीक्षण, माप और मूल्यांकन के बिना खिलाड़ियों की क्षमताओं को जानना संभव ही नहीं है। उनकी क्षमता को जानने के लिए उनको क्या दिया जाता है, टास्क दिए जाते हैं, गतिविधियां दी जाती है, जिससे हमें उनकी क्षमताओं के बारे में पता चल जाता है। क्यों आप अपनी क्लास में किसी बच्चे को टॉपर कहते हो, किसी को बैक बेंचर या फेलियर कहते हो, है ना? ये तो लास्ट आता है। तो ऐसे आपने कैसे कह दिया, टेस्ट हुए ना, उसके बाद आप उसकी क्षमताओं को जान पाए, तभी तो आपने ये नाम टेक दिए। तो ये ध्यान आपको रखना है, समझ रहे हो? आगे चले। उसके बाद खिलाड़ियों के चयन में सहायता करता है। अबे भाई, जब बताओ परीक्षण, मापन, मूल्यांकन से हम क्या कर रहे हैं, किसी की क्षमताओं को जज कर पा रहे हैं, और क्षमताओं को जज जज हम कर पा रहे हैं, तो हम ये भी डिसाइड कर पा लेंगे ना कि कौन हमारी टीम के लिए बेटर है, या पर्टिकुलर टास्क के लिए कौन सा बेटर है। क्यों? क्योंकि हम एबिलिटी जान पा रहे हैं परीक्षण, मापन, मूल्यांकन से। तो इस वजह से जो बेटर लगेगा हमको, जिसकी क्षमता ज्यादा अच्छी होगी, है ना, जो ज्यादा काबिल होगा, उसको हम अपनी टीम में लेंगे। सीधी सी बात है। कोई नौ सूखे को थोड़ी लेंगे जो उस टास्क के लिए अच्छा है ही नहीं। तो वही बात है, खिलाड़ियों को चूज करने के लिए सहायता करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। यही सब यहाँ पर बता रखा है आपको कि भाई खिलाड़ी का चयन जो है उसके प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है, जिससे केवल परीक्षण, मापन, मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जा सकता है कि भाई कोई कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर हमें जानना है तो हमें इन तीनों से गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है, परीक्षण, मापन और मूल्यांकन से। और चयन प्रक्रिया के दौरान जो कोच है या जो चयन करता है वो पहले से ही इन प्रक्रियाओं को उचित तरीके से परिभाषित करते हैं, ठीक है। परीक्षण, मापन, मूल्यांकन को पहले से परिभाषित कर देते हैं भाई कि ऐसे ऐसे होने वाला है, ये होने वाला है, इसमें आपको परफॉर्म करना है, जो बेस्ट करेगा वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? आगे चलते हैं। शिक्षार्थियों के मूल्यांकन में सहायता करता है, ठीक है। जो शिक्षार्थी है, मतलब कि जो शिक्षा ले रहे हैं, वो शिक्षा यानी पढ़ाई की शिक्षा है, शिक्षा हर चीज की होती है, ध्यान रखना है। तो शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनका मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करने के लिए भी जो है यहाँ पर परीक्षण, मापन, मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है, इसकी इंपॉर्टेंस है। तो किसी भी ज्ञान या कौशल का अधिगम तब तक सफल नहीं हो, अधिगम मतलब होता है लर्निंग, अधिगम मतलब क्या होता है, लर्निंग, ठीक है, लर्निंग होता है। तो किसी भी कौशल या ज्ञान का अधिगम जानने के लिए यह सफल तब तक नहीं होता जब तक कि उसका समय समय पर मूल्यांकन नहीं किया जाए। क्यों? आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं, मिड टर्म होता है, प्री बोर्ड होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, क्यों होते हैं? इस वजह से होते हैं ताकि लर्निंग चेक की जा सके कि बच्चे को समझ आया है नहीं आया, उसने कितना सीखा है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करके हम उनकी सुधार की आवश्यकता क्या है और उसकी प्रगति को जांच सकते हैं, जो उसकी प्रगति की, उसको कितनी सुधार की जरूरत है, इस वजह से क्या होगी, उसकी प्रोग्रेस हो पाएगी। तो शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए भी जरूरी है, समझ रहे हो? लास्ट जो इंपॉर्टेंस है वो देखो, शोध कार्य में सहायता, ठीक है, आई थिंक लास्ट ही है, हाँ लास्ट है, ठीक है। शोध कार्य मतलब कि रिसर्च वर्क में जो है मदद करता है परीक्षण, मापन, मूल्यांकन। अब कभी भी रिसर्च आप कर रहे हो तो आप लगातार प्रयास करते रहोगे। आपने मान लो एक प्रोजेक्ट पे काम करा, आपने उसको टेस्ट करा, भाई वो सही चल रहा है, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, फिर दूसरे पे जाओगे, है ना, फिर कंपेयर करोगे। तो कंपेयर भी कब कर पाओगे, जब ढंग से आप दोनों को इवेलुएट करोगे कि कौन सा बेटर काम करके है। तो वही बात है। तो रिसर्च वर्क में भी जो है मदद करता है क्या, परीक्षण, मापन, मूल्यांकन। तो शोध के दौरान हम कुछ नया खोजने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए मौजूदा शोधों की तुलना में, मतलब जो मौजूदा पहले से हैं, ठीक है ना, जो हो रखे हैं, तो मौजूदा शोधों की तुलना में उचित परीक्षण और मापन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, कि भाई परीक्षण, मापन का प्रयोग करा जाता है, मैंने आपको बता दिया पहले ही, समझ रहे हो? आगे चले। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपना वो क्या है, बीएमआई, कमर कूल्हे का अनुपात और त्वचा की तह की माप। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा आपको एग्जाम में। बीएमआई, कमर कूल्हे का अनुपात और त्वचा तह की माप, ये तीन टॉपिक अलग अलग, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, बीएमआई की। बीएमआई का मतलब क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। तो बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली है क्या, वजन और लंबाई का एक रेशियो है, वजन लंबाई का अनुपात है,
ध्यान रखना है। अब जो वजन है वो किलोग्राम में लिया जाता है और जो लंबाई है वो मीटर में ली जाती है। और बीएमआई से पता चलता है कि किसी व्यक्ति का वजन उसकी लंबाई के अनुसार सही है या नहीं। ठीक है, कोई पर्सन कितना लंबा है उसके अकॉर्डिंग जो उसका वजन है वो सही है या नहीं। ठीक है, या उसका शरीर का स्ट्रक्चर जानने के लिए हम क्या करते हैं, बीएमआई को कैलकुलेट करते हैं। बीएमआई को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वेट चाहिए और उसकी लंबाई चाहिए, और दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, शरीर का भार, ठीक है, और अपॉन में यानी कि बटे में ऊंचाई का स्क्वायर। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और जो शरीर का भार है वो किलोग्राम में रहेगा और जो हाइट है वो मीटर में रहेगी। तो फॉर्मूला डायरेक्ट बन गया आपका। ठीक है, डब्ल्यू से मैं वेट को दिखा रहा हूँ और हाइट को मैं एच से दिखा रहा हूँ। ठीक है, और हाइट का क्या है, स्क्वायर है। ये किसका फॉर्मूला है, ये बीएमआई का, और ये केजी में होगा। ठीक है, ये केजी में होगा और ये मीटर में होगा। और ये किसका फॉर्मूला है ये भाई, ये है बीएमआई का फॉर्मूला है, वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर। समझो, जिसको लंबाई भी आप कह सकते हो। अब देखो, अब एक क्वेश्चन भी कराऊंगा बीएमआई के ऊपर, टेंशन मत लो। अब तुम देखो कि ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब इस फॉर्मूले में हम वेट को पुट करेंगे और यहाँ पर हम लंबाई को पुट कर देंगे, किसमें, मीटर के अंदर। कर दिया भाई, ठीक है। अब यहाँ पर ना कुछ डेटा अपने पास निकल कर आएगा। अगर, अब देखो यहाँ पर हमने बता दिया कि उसकी लंबाई के अनुसार उसका वजन सही है या नहीं है, ये जांचने के लिए हम बीएमआई की निकालते हैं ना। तो इसलिए हमने एक टेबल हमारे पास होते हैं, अगर किसी का जो बीएमआई है वो इतना आता है तो क्या वो किस कैटेगरी में आएगा, उसका बीएमआई कुछ इतना आता है तो उसका वो किस कैटेगरी में आएगा, तो वही यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अगर मान लो हमने बीएमआई निकाला किसी पर्सन का, उस पर्सन का जो बीएमआई आया वो 18.5 आया, 18.5 आया, या उससे कम आया, या उससे कम आया, तो वो अल्प भार कैटेगरी में आएगा। किस में आएगा भाई, अल्प भार कैटेगरी में आएगा। मतलब कि वो, उसका वेट बहुत कम है उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना, वो कुपोषण का शिकार है। उसके बाद अगर उसका जो बीएमआई है, अगर उसका जो बीएमआई है वो 18.5 से लेकर या 18.5 से ज़्यादा आया है और 24.9 तक है ना, तो वो सामान्य भार में आएगा। मतलब कि नॉर्मल वेट है उसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिट है वो। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर उसी पर्सन का मान लो भार आता है, मतलब बीएमआई आता है 25.0 से लेकर 29.9 के बीच में कहीं भी अलाय करता है, तो वो अति भार की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, आपने देखे ना कुछ लोग मतलब कि थोड़े मोटे होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, मतलब कि थोड़ा उनका देखने में लगता है कि हाँ भाई फिट ज़्यादा है वो, है ना, बट वो ओवरवेट होते हैं। ध्यान रखना। अब जो अगली कैटेगरी बताने वाला वो डायरेक्ट मोटे की कैटेगरी में आता है। ध्यान रखना है, जैसे कि स्थूलतापूर्ण वन, क्या, स्थूलतापूर्ण वन, यानी कि मोटापे की कैटेगरी वन में आप वन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें अगर बीएमआई 30.0 से लेकर 34.9 तक है तो किसी का वो स्थूलतापूर्ण यानी ओबेसिटी की स्टेज फर्स्ट में वो है। उसके बाद स्थूलतापूर्ण 2 यानी कि ओबेसिटी की स्टेज 2, कौन सा पर्सन होगा, जिसका बीएमआई 35.0 से लेकर 39.9 तक जाएगा। उसके बाद स्टेज 3 की बात कर लूँ इसी स्थूलतापूर्ण की, वो कौन होगा भाई, जिसका जो बीएमआई है वो 40 से ज़्यादा हो या बराबर हो। ठीक है, तो ये मैंने टेबल बता दी है आपको। अब एक क्वेश्चन आप देख लो, क्या है कि यहाँ पर हमको बॉडी वेट दे रखा है 80 kg और हाइट दे रखी है 1.60 मीटर। क्या दे रखी है, 1.60 मीटर दे रखी है। तो फॉर्मूला ये आपको बताया था कि वेट जो कि केजी में देना है और अपॉन में हाइट का स्क्वायर, मतलब हाइट को मैं 2 बार लिख दूंगा मीटर के अंदर, तो मीटर में हमको दे रखी है। तो यहाँ पर मैंने वेट रख दिया 80, रख दिया ना भाई, और हाइट कितनी दे रखी है 1.60 ध्यान रखना है 1.60 मीटर दे रखी थी। तो यहाँ पर 2 बार लिखो क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर में लगाना है, तो 2 बार लगा दिया। अब इसको तुम सोल्व करोगे तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 31.25 आ जाएगा। मैं तुम्हें सोल्व भी करके दिखा देता हूँ, टेंशन मत लो। तो वेट दे रखा है क्या, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, इस फॉर्मूले में वेट दे रखा है 80 kg, लगा दिया। और हमें जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1.60 इंटू 1.60 हम लेंगे, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला, हाइट इंटू हाइट होता है, यानी कि लंबाई का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 1.60
60 इंटू में 1.60 है। समझ रहे हो? अब देखो उसको सोल्व कैसे करोगे आप। अब देखो यहाँ भी, अब यहाँ पर क्या है, जो अपना 60 है, अब यहाँ पर इसके 2 के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, ऊपर 100 लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? ऊपर में 100 लगा दूंगा। ऐसे ही यहाँ का पॉइंट हटाऊंगा, तो यहाँ भी मैं क्या लगा दूंगा भाई, 100 लगा दूंगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कैंसिल। ठीक है, ऐसे आपको कर लेना है। समझ रहे हो? अब देखो, अब यहाँ पर क्या बचा, 80 इंटू 100, और नीचे क्या बचा यहाँ पर 16 इंटू में 16। तो यहाँ पर अब क्या करोगे, इसको आप सोल्व कर लो। तो 8 बन जा कितना होता है 8, और 2 जीरो इसके 1 जीरो इसका, तो 8000 आ गया। अपॉन में 16 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 256 आ जाएगा। और जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा कितना, 31.25 आ जाएगा। ध्यान रखना है। अब 31 पॉइंट आया है आपका, और ध्यान रखना किस में लिखोगे आप इसको, 31.25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको लास्ट में ऐसे लिख देना है। अब इसका जो आया 31.25 है किस कैटेगरी में है, देखो 31.25 किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है भाई आपका स्थूलतापूर्ण वन की कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि 30.0 से 34.9 के बीच में आ रहा है ना। तो सीधी सी बात है, तो किस स्टेज में आ गए ये, ओबेसिटी की स्टेज फर्स्ट में ही आया है। तो यहाँ पर आपको ऐसे बता देना है, यानी कि ओबेसिटी टाइप 1 की कैटेगरी में ये बंदा आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको ऐसे ही करना है। चलते हैं आगे। अब जो नेक्स्ट क्या है भाई, कमर कूले का अनुपात हमें बताना है। कमर यानी ये वाला हिस्सा पीछे का पूरा, और कूले का अनुपात। ठीक है, ध्यान रखना है, ये भी बहुत जरूरी है। ये भी आपके जो है भाई कि आपकी हेल्थ सही दिशा में जा रही है नहीं जा रही है, वो भी ये डिसाइड करता है। ध्यान रखना है, बीएमआई बताता है और ये भी बताता ही है। तो कमर कूले का अनुपात क्या है, तो बेसिकली ध्यान रखना, सबसे पहला जो एमसीक्यू में भी आता है कि जो कमर कूले का अनुपात है वो इंच में मेजर करा जाता है। किसमें? इंच में। तो इसे इंच में कमर की परिधि और कूले की परिधि के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या बोला मैंने, इंच में कमर की परिधि यानी सरकमफ्रेंस, और कूले की परिधि। सरकमफ्रेंस ऐसे कि मान लो सर्कल है, मैंने सर्कल बनाया है ना, सरकमफ्रेंस यानी परिधि का मतलब क्या हो गया, ये पूरा कवर कर रहा हूं मैं, ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे जब कमर की परिधि की बात आएगी, मतलब कूल्हे की परिधि की बात आएगी, यानी पूरा कूल्हे का हमें यहाँ पर मेजर करना है, पूरे कूल्हे को। तो ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला होता है WHR का मतलब क्या है, वेस्ट हिप रेशियो। ठीक है, वेस्ट हिप रेशियो। तो वेस्ट सरकमफ्रेंस अपॉन में आएगा न्यूमरेटर की जगह पे, ध्यान रखना है। हिंदी में बोलूँ तो भिन्न की जगह पे आएगा, अपॉन में हिप्स रेशियो या हिप्स सरकमफ्रेंस। ठीक है, रेशियो नहीं, हिप्स सरकमफ्रेंस, यानी कि भाई कूल्हे की परिधि। अगर हिंदी में आप लिखना चाहो तो लिख लो भाई। ठीक है भाई, कमर की परिधि, कमर की परिधि अपॉन में कूल्हे की परिधि। ठीक है, WHR या कमर कूल्हे का अनुपात भी इसकी जगह पे लिख सकते हो। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर हमने कोई वैल्यू, हमें वैल्यू रखेंगे। अब जो भी अब ये जो अनुपात होगा आपके एग्जाम में आपको दे रखा होगा, बस आपको वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। कमर का अनुपात भी आपको, कमर की परिधि भी आपको दे रखी होगी, कूल्हे की परिधि भी आपको एग्जाम में दे रखी होगी, तो आपको निकाल देने हैं। तो मान लो हमने यहाँ पर किसी पर्सन का यहाँ पर कुछ क्या रखा, वैल्यू रखा, वैल्यू पुट कर दी है, और हमें कुछ आंसर मिलते हैं। अब वो आंसर जो भी आएगा उस हिसाब से क्या कर पाएंगे, हम डिसाइड कर पाएंगे कि उसका जो हेल्थ रिस्क है, जो स्वास्थ्य जोखिम है, वो ठीक है या नहीं है। देखो जैसे कि मान लो ये महिलाओं के लिए वाला हिस्सा है, ये वाला जो सेगमेंट है, और ये पुरुषों के लिए सेगमेंट है। ठीक है, अगर मान लो क्या, अगर मान लो किसी का जो वेस्ट हिप रेशियो है वो 0.80 आता है, क्या आता है 0.80 आता है या उससे कम आता है, ये महिलाओं के लिए। और वहीं पुरुषों में 0.95 आता है किसी का वेस्ट हिप रेशियो, या उससे कम आता है, तो उसको स्वास्थ्य जोखिम यानी हेल्थ रिस्क बहुत कम है, यानी बंदा खुश रहेगा। ध्यान रखना, मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद अगर किसी का जो वेस्ट रेशियो है महिलाओं में 0.81 से लेकर 0.85 तक आता है, तो उसको थोड़ा मध्यम लेवल का क्या है जोखिम है, मतलब कि थोड़ा दिखा लेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, अवॉइड नहीं कर सकता है। वहीं पुरुषों की बात करूँ 0.96 से लेकर अगर 1 आ रहा है क्या आपका विस्ट हेप रेशियो, मेल्स की बात कर रहा हूँ, तो आपको मध्यम लेवल का क्या है जोखिम है। उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा जोखिम आपको रहेगा अगर आपको जो विस्ट हेप रेशियो है महिलाओं में वो 0.86 से ज़्यादा है, ध्यान रखना है। और पुरुषों में 1.0 यानी कि 1 ही होता है, 1.0 का मतलब 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1.1 आ रहा है या 1 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको सबसे ज़्यादा जोखिम है, ध्यान रखना है। तो आपको तुरंत जो है भाई इस पर काम करना चाहिए। और महिलाओं में 0.86 है। तो ये वेस्ट हिप रेशियो से डिसाइड हो जाता है, ध्यान रखना है। एमसीक्यू में आ सकता है ये इस टेबल से कि भाई कब हमें कम जोखिम होता है, कब ज़्यादा जोखिम होता है, पुरुष और महिलाओं के लिए अलग आ सकता है, ध्यान रखना। आगे चलें। त्वचा तह की माप के लिए, क्या त्वचा तह की माप के लिए, तो बेसिकली यहाँ पर त्वचा तह की जो माप है वो कैसे करी जाती है, इस प्रकार से करी जाती है। क्या है त्वचा तह की माप। यहाँ पर एक जो आप ये देख रहे हो, ये आपने देखा है कुछ किसी चीज से पकड़ रहे हैं, कि किसी से पकड़ के ऐसे जो है किसी साइड पे शरीर के किसी हिस्से में क्या कर रहा है, ऐसे पकड़ रहे हैं। इससे क्या पता चलती है, त्वचा की माप, त्वचा तह की माप पता चलती है। अब सोच रहे हो त्वचा तह की माप आप बार बार बोल रहे हो, है क्या ये, है क्या? देखो त्वचा तह की जब माप की बात मैं करता हूँ तो बेसिकली क्या है, ये त्वचा की मोटाई के लिए, त्वचा की जो मोटाई है, मान लो यहाँ से त्वचा की मोटाई कितनी है ये जांचना है मुझे, तो इसके लिए मैं जो है इस टेस्ट का यूज करता हूँ, त्वचा तह की माप। ध्यान रखना त्वचा की मोटाई को वो जानने के लिए, ताकि शरीर में जो वसा है उसकी कुल मात्रा का अनुमान लगाया जा सके, भाई शरीर के अंदर कितना फैट है, कितना वसा है, ध्यान रखना है। ओके। और त्वचा तह की मैप की मोटाई का आकलन करने के लिए मानव शरीर में कुल 9 स्थान है। तो अगर हमें त्वचा तह की माप की मोटाई का पता करना है तो हमारे शरीर में ऐसी 9 जगह है जहां से हम ये यूज करते हैं। यानी इस टेस्ट के लिए हमारे पास 9 साइट्स हैं हमारे शरीर में जहां से हम ये टेस्ट कर सकते हैं। 9 साइट्स मतलब जैसे आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पर जो है लोगों ने किसी के पेट पे लगा के टेस्ट हो रहा है, किसी के पीछे लगा के टेस्ट हो रहा है, किसी के यहाँ पे लगा रखा है ना। तो ये क्या है और किसी के यहाँ पे जांग पे लगा रखा है। तो ये साइड्स हैं, टोटल ऐसे 9 जगह हैं जहां से हम जो है त्वचा तह की माप जो मतलब त्वचा की मोटाई को जांच सकते हैं। समझ रहे हो? यानी कि देखो मैं बता देता हूँ आपको, एक अपने पास ये वाली जगह है, यानी थाई वाली जगह है, ध्यान आपको रखना है। और एक अपने पास इधर की जगह है, ठीक है, घुटने से हल्का सा नीचे। और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है बिल्कुल एब्डोमिनल वाला एरिया बोलते हैं इसको। और उसके बाद जस्ट आपका इस साइड थोड़ा सा, ठीक है, अगर मान लो ये बीच वाला हिस्सा है तो अगर देखो इसी चीज में ये वाला हिस्सा है, थोड़ा इस साइड हिस्सा, ठीक है, इस तरह जो आप इसको मेजर कर सकते हो। इसको सुपर एलियाइक, सुपर एलियाइक बोलते हैं इसको, ध्यान रखना जगह। उसके बाद बाइसेप्स से आप जो है भाई मेजर कर सकते हो। और उसके बाद ये वाला हिस्सा, ठीक है, मस्ट मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई, मिड एक्सिलरी बोलते हैं। उसके बाद जस्ट ये वाला हिस्सा है इसके हल्का सा यहाँ पर, ठीक है, ये तो इसको बोलते हैं चेस्ट या पेक्टोरल, समझ रहे हो। और यहाँ भी आप मेजर कर सकते हो, इसको क्या बोलते हैं हम, सब क्या स्कैपुलर। और इधर भी आप मेजर कर सकते हो, टोटल क्या हो जाएगा, ट्राइसेप्स ये हो जाएंगे। तो ये टोटल 9 साइट हो जाती हैं। और जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करा जाता है या जिस मशीन का यूज करा जाता है इसको इस साइट्स पे लगा के, उसका नाम क्या है, स्किन फोल्ड कैलिपर। क्या नाम है भाई, स्किन फोल्ड कैलिपर, नाम याद रखना, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ भी लिखा हुआ है स्किन फोल्ड कैलिपर का यूज करा जाता है, तो अच्छा है कि मैं आपकी मोटाई जानने के लिए। चले आगे, ये मैंने बता दिया था आपको। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है शरीर के प्रकार, जिसमें हम बात करेंगे एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ की। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में आना ही आना है, तो इस सेगमेंट को बहुत ध्यान से देखना कि जो शरीर के प्रकार होते हैं कुछ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ के लिए, मतलब ये नाम है। अभी शरीर को क्लासिफाई कर दिया लोगों के, लोग कैसे दिखते हैं उसके अकॉर्डिंग अभी आपको बता रहा हूँ आगे। आप इमेज में देख भी सकते हो, कोई यहाँ पर मोटा दिख रहा है इमेज में, एकदम फिट दिख रहा है कोई डोले शोले वाला बंदा, और एक दिख रही है आपको बिल्कुल थोड़ी फ्लैट, लंबाई ज़्यादा है।
तो इस हिसाब से आप देख रहे हो ना, यही है कि आपके एंडो, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ है। अब और अच्छे से जानते हैं आगे, देखो। तो आपको जो ये स्क्रीन पर इमेज दिख रही है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है विलियम हर्बर्ट शेल्डन। क्या? विलियम हर्बर्ट शेल्डन। तो इन्होंने क्या करा, मानव शरीर के प्रकार का अर्थ जो है मानव शरीर के आकार के रचना से करा इन्होंने। ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई जो मानव शरीर का आकार प्रकार है ना, वो मानव शरीर का आकार कैसा है, उसकी रचना कैसे हुई है, उसे के अकॉर्डिंग है। तो इन्होंने क्या करा, शरीर के आकार के अकॉर्डिंग क्या करा, सभी व्यक्ति को 3 कैटेगरी में डाल दिया। कितनी कैटेगरी में डाल दिया? 3 कैटेगरी में डाल दिया। और 3 कैटेगरी वही जो पीछे मैंने आपको बताई, एंडो, मेजो और एक्टोमॉर्फ। तो पहले एंडोमॉर्फ की बात करते हैं। तो एंडोमॉर्फ के जो बंदे होते हैं ना, वो थोड़े मोटे दिखते हैं। हमें क्या दिखते हैं? थोड़े से मोटे दिखते हैं। ठीक है, आपकी क्लास में भी कोई होगा जो थोड़ा मोटा होगा, तो वह एंडोमॉर्फ कैटेगरी में आता है। जस्ट लाइक नाशपाती जो होती है, नाशपाती कह लो, हाँ नाशपाती को जो थोड़ा मोटा मोटा सा दिखे, ठीक है, थोड़ा थलथला सा दिखे, तो वही बात है, तो वो एंडोमॉर्फ है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों का शरीर जो है गोल और मटोल होता है ना, और बड़े सुडौल दिखते हैं, सुंदर भी दिखते हैं। तो ध्यान रखना है। और खेलों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, ध्यान रखना है भाई। तुमसे बोल दो कि गेम खेल लो तो नहीं खेल पाएंगे, थक जाएंगे, दो थोड़ा थोड़ा सा आगे चलेंगे तो खेलों में अधिक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। अब इनके लिए कौन सा गेम ज्यादा सुटेबल रहता है? वो रहता है भाई पावर लिफ्टिंग। ध्यान रखना, एग्जाम में आ जाता है कई बार कि एक गेम लिख दो भाई जिसमें ये बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, तो पावर लिफ्टिंग है। आगे चलें, उसके बाद है मेजोमॉर्फ। तो मेजोमॉर्फ व्यक्तियों का शरीर बहुत सुडौल होता है, मजबूत होता है और वर्गाकार होता है, मतलब कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ध्यान रखना है। और जैसे कि आप जो देखते हो लोग जिम वगैरह करते हैं, है ना, उनके मसल्स निकल रहे होते हैं, एब्स निकल रहे होते हैं, तो वो मेजोमॉर्फ में आते हैं, बिल्कुल फिट बंदे। और इन व्यक्तियों के कंधे जो चौड़े होते हैं, ये व्यक्ति किसी भी खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, कर सकते हैं, ध्यान रखना है। इनके लिए बहुत सारे गेम होते हैं, उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई अपने अकॉर्डिंग कि जो मेजोमॉर्फ है ये इन गेम्स में बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे गेम्स आप बता सकते हो, जैसे देखो वॉलीबॉल है ना, वॉलीबॉल में अच्छा कर सकते हैं लोग। और ये बहुत सारी गेम है, आप बताओ ना मुझे, ठीक है। उसके बाद एक्टोमॉर्फ की बात करूं, तो एक्टोमॉर्फ में वो व्यक्ति आ जाते हैं जो बहुत लंबे होते हैं और पतले होते हैं। ठीक है, तो जिन व्यक्तियों का शरीर पतला होता है, लंबा होता है, उन्हें एक्टोमॉर्फ कैटेगरी में रखा जाता है। और इनकी जो मांसपेशी होती है पतली होती है, और हाथ पैर काफी लंबे होते हैं। ध्यान रखना है, हाथ पैर क्या होते हैं? काफी लंबे होते हैं। देखा होगा आपने कोई लंबू सा बंदा देखा होगा, तो वो एक्टोमॉर्फ की कैटेगरी में ही आता है। तो इनकी छाती बहुत चपटी होती है, मतलब फैली नहीं होती, चपटी होती है। और शरीर भी हल्का होता है। इस वजह से काफी ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें ज्यादा वेट की जरूरत नहीं होती है, तो उसमें बैटर कर पाता है। कोई रनिंग की कोई एक्टिविटी आ जाए उसमें अच्छा करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो लंबी दूरी की दौड़ कोई हो, जिम्नास्टिक हो, सहन शक्ति वाला कोई खेल हो, तो ये भी इसमें भी अच्छा करते हैं। ध्यान रखना है। अगर वही आप एंडोमॉर्फ को ऐसा गेम दे दो जिसमें बहुत थकावट होती है, तो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कर लेंगे। ध्यान रखना, यानी कि सहन शक्ति संबंधित खेल। सहन शक्ति समझते हो ना, कि कितनी देर तक आप अपनी स्ट्रेंथ का यूज कर सकते हो बिना थके, वो सहन शक्ति हो जाती है। ध्यान रखना है। तो इससे रिलेटेड कोई खेल है उसमें बेटर परफॉर्म ये करते हैं। आप देख लो एक बार, ये जो इमेज है, ये और अपने पास ये एंडोमॉर्फ है, ठीक है, और ये मेसोमॉर्फ ही है, फिट एकदम। और देखो ये तोंद निकल रही, तो ये एंडोमॉर्फ है, इसकी कोई तोंद वगैरह नहीं है, बल्कि फिट लग रहा है बंदा, तो ये मेसोमॉर्फ ही है। और ये बिल्कुल लंबा का लंबा दिख रहा है हमें, है ना, तो ये एक्टोमॉर्फ ही है। समझ रहे हो? आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के माप। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के माप, कि स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस यानी कि भाई हम हेल्थ रिलेटेड जो फिटनेस है उसको कैसे मेजर हम करें। देखो, तो स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस संबंध जो है वो फिटनेस के घटकों के विकास को लेकर है, उनको बनाए रखने से है। कि भाई अगर आप स्वास्थ्य की बात करते हो, तो उसके लिए आपको कौन कौन से हिस्से जो हैं अपने शरीर के लिए बड़े बढ़िया रखने चाहिए, उनकी मेजरमेंट की यहाँ पर बात करी जाती है ना। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस की माप हमें करनी है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का संबंध फिटनेस के घटकों के विकास से है और उनको बनाए रखने से है, जो विभिन्न बीमारियों रोगों के बचाव और उनके उपचार के द्वारा जो स्वास्थ्य का लेवल है, जो स्तर है, उसको बढ़ाए रखते हैं या बनाकर रखते हैं। और स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस जो है व्यक्ति के कुशलता पूर्वक कार्य करने की योग्यता को बढ़ाती है ना। जो स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस है ना, वो व्यक्ति के कुशलता पूर्वक, क्योंकि तो बीमारी नहीं होगी ना, वो हेल्दी है, तो इस वजह से जो है वो काम को बिल्कुल स्किल्ड तरीके से अच्छे से करने के लिए
योग्यता रखता है और उसकी योग्यता बढ़ती ही जाती है। और जीवन शैली भी कैसी रहती है, हेल्दी रहती है। समझ रहे हो? आगे चले। और इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस सभी व्यक्तियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलें। और स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के मुख्यतः 5 घटक होते हैं जिनको बनाए रखना बहुत जरूरी है अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है तो पहला है शरीर की रचना और संयोजन, यानी कि बॉडी कंपोजिशन, हृदय संवेदन, सहन शक्ति, मांसपेशीय सहन क्षमता, लचक और मांसपेशीय शक्ति। तो इन्हीं की बात हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शरीर संरचना और संयोजन। और शरीर संरचना और का अर्थ क्या होता है भाई? शरीर में भार, शरीर का जो भार है उसमें वसा की कुल मात्रा कितनी है। अगर भाई मतलब शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है, शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है, इसको जांचने के लिए हम बीएमआई निकालते हैं कि भाई शरीर की संरचना कैसी है। और शरीर की संरचना का मतलब यहाँ पर किससे, कि भार के अंदर वसा कितनी है। ठीक है, अगर शरीर संरचना हम देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भार में वसा मुक्त मात्रा से, मतलब कितनी है तभी तो पता चलेगा बीएमआई से। अगर शरीर जो है वसा से मुक्त है तो उसका शरीर संरचना अच्छी है, ध्यान रखना है। तो शरीर के भार में वसा मुक्त मात्रा से आपका मतलब कि यहाँ पर शरीर संरचना है। और एक जाना पहचाना तथ्य है कि शरीर के कुल भार में, शरीर का जितना वेट है उसमें शरीर की वसा को उच्च प्रतिशत अगर है तो वो बहुत रिस्क वाली बात है कि अगर उसके अंदर जो है आपकी वसा जो है आपके भार के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है, फैट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये बहुत रिस्की है और ये स्थूलता की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाता है, यानी कि ओबेसिटी की स्टेज पर आप जा रहे हो। आगे चलें। और स्वास्थ्य की दृष्टि से युवा पुरुषों और स्त्रियों के लिए शरीर की वसा की सामान्य प्रतिशत क्रमशः 15 व 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बोला गया है कि अगर हेल्थ की दृष्टि से जो युवा पुरुष हैं और जो स्त्रियां हैं, शरीर में जो वसा की मात्रा होनी चाहिए वो प्रतिशत के मामले में वो वेट के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, वो कितनी होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए पुरुषों के लिए और 25 होनी चाहिए स्त्रियों के लिए। ठीक है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, इतनी चल जाएगी। और व्यक्ति द्वारा शरीर की संरचना को मापने के लिए विभिन्न विधियां हैं, जैसे कि पानी के अंदर भार मापना और स्किन फोल्ड मापन पीछे बताया मैंने आपको। और एक होता है भाई प्रोमेट्रिक मापन, ये टेस्ट है। बाकी स्किन फोल्ड मापन बहुत आसान होता है, पानी के अंदर भार मापना ये भी इजीली आप कर सकते हो। और तो ये विधियां जो है प्रयोग में लाई जाती है वसा को मापने के लिए। ठीक है, चलिए आगे। अगला जो घटक है वो क्या है, हृदय श्वसन सहन शक्ति। तो हृदय श्वसन सहन शक्ति का मतलब क्या है, तो हमें शरीर की वो क्षमता जांचनी है जिसमें जो है हृदय, हृदय के अंदर क्या आ जाती है, पूरी हृदय प्रणाली आ जाती है, पूरा हार्ट सिस्टम आ जाता है, और फेफड़े लंबे समय तक निरंतर शारीरिक गतिविधि को बनाए रखते हैं। देखो अगर आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तो यहाँ पर आपको कौन, आप अगर लंबे समय तक भाग पा रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, आपका जो हार्ट है, आपके जो फेफड़े बड़े तरीके से काम कर रहे हैं, आपको लगातार एनर्जी पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। ब्लड का सर्कुलेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, और ब्लड का सर्कुलेशन जल्दी हो रहा है इसका मतलब क्या है कि आपको ऑक्सीजन बहुत जल्दी मिल रहा है। ऑक्सीजन मिल रहा है मतलब कि एनर्जी बहुत जल्दी आपको मिल रही है। तो हृदय श्वसन सहन शक्ति का होना बहुत जरूरी है। अगर ये घटते जाएगी तो भाई आप जल्दी जल्दी थकोगे, ध्यान रखना है। समझ रही है, यहाँ पर बता रखा है। और ये दिखाता है कि शरीर कितनी कुशलता से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। ठीक है ना, हृदय श्वसन सहन शक्ति दिखाते है कि आपका जो शरीर कितनी जल्दी कितनी कुशलता से ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा है, ग्रहण करता है और उसे रक्त के माध्यम से मांसपेशियों तक पहुंचाता है, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही जो है भाई ऑक्सीजन जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, ध्यान रखना है। ये तो पता होगा, आप छोटी क्लास में पढ़ के भी आए हो, तो वही बात है। तो ये दिखाता है। और रक्त कहाँ से, और जो ब्लड है ये सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका हार्ट से स्टार्ट होता है, जब हार्ट पंप करता है। जो अगला चैप्टर बताऊंगा वहां पर आपको ये, ठीक है। और ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हृदय श्वसन सहन शक्ति का मतलब क्या है कि भाई एनर्जी पहुंचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये दिखाता यही है। तो ये बेटर तरीके से काम करे, इसका मतलब कि आप हेल्दी हो, और इनको बनाए रखना ही बहुत जरूरी है। उसके बाद मांसपेशीय सहन शक्ति। मांसपेशी सहन शक्ति समझ रहे हो, आपकी जो मसल्स हैं वो ताकतवर होनी चाहिए, ठीक है, वो सहन कर सके, वेट को उठा सके। तो ये होता है भाई मस्कुलर एंड्योरेंस। और सहन शक्ति का मतलब ये होता है कि बिना थके आप काम कर पा रहे हो बहुत देर तक। तो मांसपेशी सहन शक्ति का मतलब ये है कि मांसपेशी या मांसपेशियों का समूह कितनी बार किसी बल के विरुद्ध लगातार संकुचन की क्रिया कर सकता है। ठीक है, सिकुड़ने की और फैलाने की, मतलब कि
सिकुड़ना, फैलाना। ठीक है, यहाँ पर सिकुड़ रही है मेरी मसल्स और यहाँ पर ये फैल रही है, सिकुड़ रही है। तो कोई बल के, मान लो यहाँ से कोई फोर्स लगा रहा है मेरी तरफ, यहाँ से कोई फोर्स लगा रहा है और मैं कितनी देर तक उसको ऐसे अपोज कर सकता हूँ, है ना। ये मेरी मांसपेशी सहन शक्ति दिखाती है। ठीक है, देख लो मैं ऐसे कर रहा हूँ तो कितनी देर तक मैं अपनी मांसपेशियों को फैला सकता हूँ, सिकुड़ सकता हूँ। तो यही बेसिकली क्या है, मांसपेशी सहन शक्ति को दिखाता है और कितनी देर तक मैं ऐसा उस बल के विरुद्ध अपने आप को रोक सकता हूँ या अधिकतम समय तक संकुचन बनाए रख सकता हूँ। ठीक है ना, या फैलाव या संकुचन अधिकतम समय तक बनाए रख सकते हैं कितना, ये आपकी मांसपेशी सहन शक्ति को दिखाता है। समझ रहे हो, ध्यान आपको रखना है। उसके बाद लचक की हम बात कर लेते हैं। लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी। तो लचक यानी कि जोड़ों की गति। आपके जो जॉइंट्स हैं, यहाँ पर जॉइंट्स हैं, ठीक, घुटनों के पास जॉइंट्स हैं, यहाँ जॉइंट्स हैं, और जॉइंट्स के बारे में आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है वहां पर आप पढ़ने वाले हो। तो लचक जो है बेसिकली हम जब बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, जोड़ों की गति की सीमा। यानी कि जोड़ जो है आपके जॉइंट्स जो है वो कितना मतलब कि मूवमेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ का जॉइंट है, मैं इतनी ही, या मान लो यहाँ का जॉइंट है तो मैं यहाँ इतनी ही कर सकता हूँ। देखो क्या कर सकता हूँ, इतना ही कर सकता हूँ। मैं इसके पीछे जाऊंगा तो मेरे ये टूट के बाहर आ जाएगा, ध्यान रखना। तो ये क्या हो गई, मैं इससे पीछे नहीं जा पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, ये जोड़ों की गति की सीमा है। ये क्या है, जोड़ों की गति की सीमा है। तो लचक क्या है, जोड़ों की गति की सीमा है और सभी व्यक्तियों के लिए दैनिक जीवन में इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी की लचक खराब है, इसका मतलब कि उसको जॉइंट बढ़िया से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको एक्टिविटी करने की जरूरत है, डेली एक्सरसाइज करने की जरूरत है। और अब लचक को ना निष्क्रिय लचक और सक्रिय लचक, क्या, निष्क्रिय लचक और सक्रिय लचक में हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। सक्रिय लचक क्या है भाई, सक्रिय लचक को भी आगे दो हिस्सों में बांट सकते हैं हम, स्थिर लचक और गतिशील लचक। आपको बस इतना ही जानना है, ध्यान रखना है। स्थिर लचक मतलब कि आप बिल्कुल एक जगह पे खड़े होकर क्या कर रहे हो, बिल्कुल लचक भी दिखा सकते हो। और इस गतिशील लचक मतलब कि जैसे कि आप जिम्नास्टिक वगैरह देखते हो ना, वो करता है बंदा, तो उसमें गतिशील लचक का कंसेप्ट आ जाता है, ध्यान रखना है ना। और निष्क्रिय लचक मतलब क्या हो गया कि आप लचक नहीं कर पा रहे हो। और सक्रिय लचक का मतलब क्या भाई, फ्लेक्सिबल हो, सिंपल सा मतलब ये है। और लचक को अगर आपको मेजरमेंट करना है लचक को, तो आप सीट एंड रिच टेस्ट का यूज कर सकते हो। कुछ इस प्रकार का होता है ये सीट एंड रिच टेस्ट, 12th में पढ़ोगे आप इसके बारे में, कोई टेंशन नहीं है, बस आप देख लो। और यहाँ पर क्या होता है, ये सीट एंड रिच बॉक्स होता है और यहाँ पर रूलर लगा होता है और बंदा ऐसे बैठ जाता है, अपने पैर को यहाँ पे टच करता है पूरे सपाट तरीके से। बैठने के बाद सीट एंड रिच टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है, अपने घुटनों को, अपने पैर को बिल्कुल सीधा रखता है, इसको उठा नहीं सकता है, ऐसे उठाएगा तो आउट हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो अपने पैर को ऐसे आगे रखता है रूलर पे। अब इसका हाथ जितनी दूरी पर टच होगा वही उसका क्या हो जाएगा भाई, स्कोर हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ये क्या होता है, सीट एंड रिच टेस्ट होता है। समझ आ रहा है। उसके बाद मांसपेशी शक्ति जो अगला घटक है। तो मांसपेशी शक्ति का मतलब क्या है, वह अधिकतम बल जो एक मांसपेशी या मांसपेशियों का समूह एक बार के संकुचन में किसी प्रतिरोध के विरुद्ध लगा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। मांसपेशी सहन शक्ति का मतलब क्या है, मैं बल के विरुद्ध कितनी देर तक टिक सकता हूँ। और मांसपेशी शक्ति का मतलब है कि मैं कितना अधिकतम बल लगा सकता हूँ। लगभग तो सेम लगेगा, लेकिन देखो वर्डिंग में डिफरेंस आ रहा है कि अधिकतम बल जो एक मांसपेशी या मांसपेशियों ग्रुप लगा सकता है एक बार में। ठीक है, एक बार के संकुचन में, मतलब कि एक बार के संकुचन में, ये एक बार के फैलाव में किसी प्रतिरोध के विरुद्ध, कोई कोई बल के विरुद्ध। ठीक है, जैसे, और इसे पुलअप्स, वेट लिफ्टिंग और पुशअप्स आदि के माध्यम से मापा जा सकता है। ठीक है, मतलब पुशअप्स हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, इसके थ्रू जो है हम इसको मेजर कर सकते हैं मांसपेशी शक्ति को। समझ रहे हो। और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है फिनिश होता है। आप, आई होप आपको समझ आया होगा, कुछ डाउट नहीं होगा, कुछ दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करो, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, सबके डाउट ले लिए जाएंगे। बाकी और कुछ जो चैप्टर आपको जानना है, पढ़ना है, तो उसके लिए आप कमेंट करो। बाकी वीडियो पसंद आई तो आप क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।